नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई कहानी में। मैं अपनी दूसरी शादी की तैयारियों में बिजी था कि अचानक बाजार में मेरी पहली पत्नी और बेटी सामने आ गई। मेरी बेटी रोते हुए मेरे कदमों से लिपट गई और बोली, पापा प्लीज़ दूसरी शादी मत करना वरना मैं अकेली हो जाऊंगी। उसने रोना शुरू कर दिया। मैंने उसे चुप करवाया और घर वापस आ गया। लेकिन घर पहुंचते ही मेरी बेटी ने मुझे एक ऐसी सच्चाई दिखाई जिसने मेरे पैरों तले से जमीन खींच ली। कपड़ों की दुकान पर लगी रोशनियां मेरी आंखों में एक अजीब सी चमक पैदा कर रही थी और हर तरफ रंग बिरंगे रेशमी जोड़े और शादी के बारी लहंगे लटके हुए थे। दुकानदार बहुत मेहनत से मेरे सामने एक से बढ़कर एक कीमती सूट लाकर रख रहा था और मेरी बूढ़ी माँ हर कपड़े को हाथ लगाकर उसका कपड़ा चेक कर रही थी और खुशी से कह रही थी, अजय बेटा जरा ये डिज़ाइन तो देखो, सोनाली पर ये रंग बहुत अच्छा लगेगा। आखिर वो हमारे घर की नई रौनक बनने जा रही है। मैंने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया क्योंकि पिछले कई सालों से मेरा घर एक शमशान की तरह उदास और सुनसान था। अकेलेपन ने मेरी आत्मा को अंदर से हिलाकर रख दिया था और 24 घंटे घर की दीवारें मुझे काटने को दौड़ती थी। जब भी मैं काम से थका हारा घर लौटता तो एक ठंडा और खामोश कमरा मेरा स्वागत करता था। उसी अकेलेपन को देखकर मेरी माँ ने मुझ पर जोर दिया था कि मैं अपनी ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू करूं और उन्होंने ही सोनाली का रिश्ता मेरे लिए पसंद किया था, जो एक समझदार और सीधी सादी लड़की थी और रिश्ते में मेरी मम्मी की सहेली की बेटी भी थी। मैं ये भी सोचकर खुश था कि चलो अब मेरी उजड़ी हुई ज़िंदगी में फिर से कोई आने वाला है और मेरे घर में किसी के पैरों की आहट होगी और मेरे अकेलेपन का ये दुख हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। माँ की खुशी देखकर मेरा दिल भी उम्मीदों से भर गया था। इसीलिए मैं अपनी दूसरी शादी की इन तैयारियों में पूरी तरह मगन था और दुकानदार को पैसे देते हुए मैंने माँ से कहा, ठीक है माँ, जो आपको पसंद आ जाए वही फाइनल कर लो। सोनाली की पसंद तो वैसे भी आपसे मिलती है। जब हम दुकान से बाहर निकले तो बाजार में बहुत भीड़ थी और लोग एक दूसरे से कंधा मिलाए हुए गुजर रहे थे। हर तरफ चहल पहल थी, रोशनियाँ थी और दुकानों से आती आवाज़ें थीं। मैं माँ का हाथ थामे धीरे धीरे गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक एक मोड़ पर मेरी नज़रें सामने से आने वाले दो लोगों पर टिक गई, जैसे समय वहीं रुक गया हो और मेरे आसपास की सारी भीड़, बाजार का शोर और लाइटों की चमक एक सेकंड में गायब हो गई। मेरे सामने कुछ कदम की दूरी पर पूजा खड़ी थी, जानी मेरी पहली पत्नी, और उसके साथ एक छोटी सी दुबली पतली बच्ची थी जिसने फ्रॉक पहन रखी थी और वो मेरी बेटी सिया थी। सिया को देखते ही मेरे सीने के अंदर जैसे कुछ टूट गया। मेरा दिल भर आया और आंखों में आंसू तैरने लगे। सिया मेरी इकलौती बेटी और मेरी पूरी दुनिया थी, जिससे मैं अपनी जान से बढ़कर प्यार करता था और जिसकी एक मुस्कान पर मैं अपनी पूरी ज़िंदगी दे देने को तैयार रहता था। आज वो इतनी कमज़ोर और उदास हालत में मेरे सामने खड़ी थी। उसके पैरों में टूटी हुई चप्पल थी और उसके चेहरे पर वो मासूमियत तो थी मगर उसके साथ ही एक गहरा दुख भी था। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र सिया के बराबर में खड़ी पूजा पर पड़ी तो मेरा पूरा शरीर गुस्से और नफरत की आग में जलने लगा। पूजा का चेहरा देखकर मेरे दिमाग में वो सारा पुराना जहर घुल गया जो उसने मेरी ज़िंदगी में घोला था। ये वही औरत थी जिसने मेरे हंसते बसते घर को नरक बना दिया था, जिसके झूठ, चालाकियों और बदलते हुए रवैये ने मुझे इस हद तक मजबूर कर दिया था कि मुझे अपनी ही पत्नी और अपनी सगी बेटी को खुद से दूर करना पड़ा था। हालांकि मैं सिया को कभी खुद से दूर नहीं करना चाहता था, मगर पूजा ने ऐसा खेल खेला था कि कानून और समाज के सामने मुझे हार माननी पड़ी और अपने जिगर के टुकड़े को उस औरत के भरोसे छोड़ना पड़ा। मेरी नज़रें अपनी बेटी सिया के चेहरे पर जमी रह गई और मैं चाहकर भी अपनी आंखें वहां से हटा नहीं पा रहा था। भीड़ के दबाव की वजह से वो दोनों भी वहीं रुक गई। पूजा ने जैसे ही मुझे देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया और उसने घबराकर सिया का हाथ और मजबूती से थाम लिया। सिया ने जब अपनी मासूम आंखें उठाकर मेरी तरफ देखा
तो उसकी आंखों में एकदम पहचान की चमक आई। उसकी आंखें नम हो गई और वो धीरे से बुदबुदाई, पापा। उसके मुंह से पापा शब्द सुनकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मेरे हाथों में मौजूद सोनाली की शादी के जोड़े के थैले मुझे बहुत भारी लगने लगे। आज से कुछ साल पहले तक मैं इसी बाजार में और इन्हीं दुकानों पर पूजा के लिए खरीदारी कर रहा था। तब मैं कितना खुश था और तब सोनाली का मेरी ज़िंदगी में कोई नामो निशान नहीं था और पूजा ही मेरी पूरी दुनिया थी। मेरा दिमाग मुझे खींचकर कई साल पीछे ले गया और वो पुराना मंजर मेरी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चलने लगा। वो दिन जब मेरी और पूजा की शादी तय हुई थी। मैं एक मिडिल क्लास का सीधा साधा लड़का था जो मेहनत मजदूरी करके अपने सपने बुनता था। जब मेरी माँ ने पूजा का रिश्ता मेरे लिए पसंद किया तो मैंने उसकी फ़ोटो देखते ही हाँ कर दी थी। पूजा बहुत खूबसूरत थी और उसकी बड़ी बड़ी आंखें और मासूम चेहरा देखकर कोई भी ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि इस खूबसूरत चेहरे के पीछे कितना बड़ा तूफान छुपा हुआ है। हमारी शादी का दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था। हॉल में शहनाइयाँ बज रही थी, लाइटें चमक रही थी और मैं सहरे के पीछे छुपे चेहरे के साथ स्टेज पर बैठा पूजा का इंतज़ार कर रहा था। जब वो लाल जोड़े में घूंघट निकाले स्टेज पर आई तो मुझे लगा जैसे दुनिया की सारी खुशियाँ मेरे दामन में आ गई हों। शादी के समय मेरे दिल ने वादा किया था कि मैं इस लड़की को दुनिया की हर खुशी दूंगा और कभी इसकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। शादी के शुरुआती महीने किसी सपने की तरह गुजरे। मैं सुबह काम पर जाता तो पूजा मुझे मुस्कुराकर बाय कहती और शाम को जब मैं थका हारा लौटता तो वो चाय का कप लिए मेरे माथे की थकान को अपनी बातों से दूर कर देती थी। मैं उसके लिए हर हफ्ते बाजार जाता और कभी उसकी पसंद के गजरे लाता तो कभी उसकी पसंद की चूड़ियाँ। वो चूड़ियाँ पहनकर जब अपने हाथ मेरी तरफ हिलाती तो उसकी खनक मेरे दिल को छू जाती थी। वो अक्सर मेरे कंधे पर सिर रखकर कहती थी, अजय आप मेरे लिए इतने महंगे तोहफे क्यों लाते हो? मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बस आपका साथ ही मेरे लिए काफ़ी है। और मैं उसकी इन बातों पर अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाता। मुझे लगता था कि मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूँ जिसे इतना प्यार करने वाली पत्नी मिली है। मैं दिन रात मेहनत करता ताकि मैं पूजा के लिए एक बड़ा घर बना सकूं और उसे हर वो सुविधा दे सकूं जिसकी वो हकदार थी। हमारे बीच कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था और कोई शिकायत नहीं थी। वो मेरी माँ की भी बहुत इज्जत करती थी, जहाँ कम से कम ऐसा दिखावा करती थी। फिर हमारी ज़िंदगी में वो सबसे खूबसूरत मोड़ आया जिसने हमारे रिश्ते को और मजबूत कर दिया। पूजा ने मुझे खुशखबरी सुनाई कि मैं पापा बनने वाला हूँ। वो पल मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। मैंने खुशी के मारे पूजा का हाथ मजबूती से थाम लिया था और पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी। उन 9 महीनों में मैंने पूजा को एक नाजुक गुड़िया की तरह रखा। मैं उसे रसोई का काम करने नहीं देता था और उसकी हर इच्छा आधी रात को भी पूरी करता था। अगर वो कहती कि उसे खट्टी चीज़ खानी है तो मैं सर्दी की रात में भी बाहर निकल कर उसके लिए चीज़ें ढूंढ कर लाता था। और फिर अस्पताल के उस कमरे में जब नर्स ने एक छोटी सी गुलाबी रंग की गुड़िया मेरे हाथों में लाकर रखी तो मेरे आंसू नहीं रुके। वो सिया थी, जानी मेरी इकलौती बेटी। उसके छोटे छोटे हाथ और उसकी बंद आंखें देखकर मुझे लगा कि भगवान ने दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा मेरे हाथों में दे दिया है। मैंने सिया के माथे पर प्यार किया और पूजा का हाथ थाम कर कहा, पूजा तुमने मुझे दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दिया है और मैं हमारी सिया को राजकुमारी की तरह रखूँगा। सिया के पैदा होने के बाद तो जैसे मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद रह गया था, जानी पूजा और सिया की खुशी। मैं दिन में 12-12 घंटे काम करता मगर घर लौटते ही जब सिया को अपनी गोद में लेता और पूजा मुस्कुराकर हमें देखती तो मेरी सारी थकान तुरंत गायब हो जाती थी। मैं सिया के लिए नए नए खिलौने लाता और उसके लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदता। हर महीने हम तीनों इसी बाज़ार में आते थे जहां आज मैं खड़ा था।
मैं पूजा का हाथ थामता और सिया को अपने कंधे पर बिठाता और हम घंटों बाजार में घूमते थे। पूजा जो उंगली उठाकर कह देती, मैं अपनी जेब देखे बिना वो चीज़ उसके कदमों में रख देता था। मगर मुझे क्या पता था कि ये खूबसूरत सपना सिर्फ एक धोखा था, और मुझे क्या पता था कि जिस औरत को मैं अपने दिल की रानी बनाकर बैठा हूँ, वो अंदर ही अंदर एक ऐसा जहर तैयार कर रही है जो मेरे इस हंसते बसते घर को जलाकर राख कर देगा। सिया जब 3 साल की हुई तो मैंने महसूस किया कि पूजा के व्यवहार में एक अजीब सी ठंडक और बदलाव आ रहा है। वो अब मेरी बातों में दिलचस्पी नहीं लेती थी, और जब मैं शाम को घर लौटता तो वो पहले की तरह मुस्कुराकर मेरा स्वागत नहीं करती, बल्कि अक्सर अपने मोबाइल फ़ोन में व्यस्त रहती थी। शुरू में मैंने सोचा कि शायद वो घर के काम और सिया की देखभाल की वजह से थक जाती है, इसीलिए चिड़चिड़ी हो गई है। मैंने उसका ख्याल रखना और ज़्यादा कर दिया, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उसका ये बदलाव एक लगातार बेरुखी में बदल गया। वो अब छोटी छोटी बात पर मुझसे और मेरी माँ से झगड़ा करने लगी। घर का वो सुकून जो कभी हमारी पहचान था, अब रोज रोज के झगड़े की वजह से बर्बाद हो रहा था। एक दिन जब मैं ऑफिस से जल्दी घर आ गया तो मैंने देखा कि पूजा रसोई में खड़ी किसी से फ़ोन पर बहुत हंस हंस कर बातें कर रही थी। उसकी आवाज़ में वो मिठास और प्यार था। मैंने जब उससे पूछा, पूजा तुम किससे बात कर रही थी, तो उसने गुस्से से मुझे डांट दिया और कहा, मेरी एक सहेली का फ़ोन था, क्या अब मैं अपनी सहेलियों से बात भी नहीं कर सकती? क्या आप मुझ पर शक कर रहे हैं? उसकी इस बात ने मुझे चुप तो करवा दिया, लेकिन मेरे दिल में शक का एक छोटा सा बीज बो दिया था, जो समय के साथ एक बड़ा पेड़ बनने वाला था। इस घटना के बाद पूजा ने अपने फ़ोन पर लॉक लगा दिया और वो हर वक्त अपने फ़ोन को अपने पास रखने लगी। यहाँ तक कि बाथरूम जाते समय भी फ़ोन उसके हाथ में होता था। वो अब सिया पर भी ध्यान नहीं देती थी और मेरी मासूम बेटी अक्सर भूखी प्यासी अकेली कमरे में बैठी रहती थी। जब मेरी माँ उसे कुछ कहती तो पूजा उन पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती थी और कहती, आप लोग मुझे नौकरानी समझकर इस घर में लाए हो, मेरी अपनी भी कोई ज़िंदगी है। एक रात जब मैं गहरी नींद सो रहा था, मुझे अपने पास बिस्तर पर पूजा की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ। मेरी आंख खुली तो कमरे में अंधेरा था और पूजा वहाँ नहीं थी। मैं घबराकर उठा और कमरे से बाहर निकला तो मैंने देखा कि वो बालकनी में खड़ी बहुत धीमी आवाज़ में किसी से बात कर रही थी। मैं दबे पांव उसके करीब पहुंचा तो उसके मुंह से निकलने वाले शब्दों ने मेरे पैरों तले से ज़मीन निकाल दी। वो कह रही थी, नीरज मुझे बस थोड़ा वक्त और दो, मैं वादा करती हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा और जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। मैं किसी ना किसी तरह अपने पति से छुप कर तुम्हारी खुशी पूरी कर दूंगी। ये सुनते ही मेरा पूरा शरीर कांप उठा और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। नीरज नाम का ये शख्स पूजा का पुराना क्लास फेलो था, जिसका जिक्र उसने शादी के शुरू में एक बार किया था। मगर मुझे क्या पता था कि वो मेरी पीठ में इस तरह छुरा घोंप रही है। मैंने गुस्से में आगे बढ़कर पूजा के हाथ से फ़ोन छीन लिया। पूजा ने जब मुझे अपने सामने देखा तो उसके होश उड़ गए। फ़ोन की स्क्रीन पर नीरज का नंबर चमक रहा था। मैंने फ़ोन कान से लगाया तो दूसरी तरफ से एक मर्द की आवाज़ आई, पूजा मैं कितने सालों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, अब इससे ज़्यादा मेरे बस में नहीं है, जितनी जल्दी हो सके सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जाओ। मैंने गुस्से से फ़ोन पर कहा, नीरज अब पूजा कभी तुमसे बात नहीं करेगी। और फिर मैंने फ़ोन काट कर दीवार पर दे मारा। पूजा ने शर्मिंदा होने की बजाय मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया और कहा, हाँ मैं नीरज से प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ इस छोटे से घर में गुट गुट कर नहीं मरना चाहती। नीरज एक अमीर इंसान है जो मुझे वो सब कुछ दे सकता है जिसका मैंने सपना देखा था। तुमने मुझे दिया ही क्या है सिवाय इस 2 कमरे के मकान के। मैं पूजा के मुंह से ये बातें सुनकर सन्न रह गया। मैंने तड़प कर कहा, पूजा मैंने तुम्हारी हर इच्छा पूरी की, अपनी औकात से बढ़कर तुम्हें खिलाया और पहनाया, क्या मेरी इस सच्ची मोहब्बत की कोई कीमत नहीं थी? पूजा ने तंज से हंसते हुए कहा, प्यार से पेट नहीं भरता, अजय मुझे पैसा और ऐशो आराम चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है।
उस रात हमारे घर में एक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। मेरी बूढ़ी माँ रोती रही और मैं पूजा के सामने हाथ जोड़ता रहा कि भगवान के लिए हमारी मासूम बेटी सिया का सोचो, इसका क्या कसूर है। मगर पूजा के सिर पर तो नीरज के इश्क का भूत सवार था। उसे ना तो मेरी मोहब्बत दिखाई दे रही थी और ना ही अपनी सगी बेटी की मासूमियत। अगली सुबह पूजा ने अपना सारा सामान समेटा और सिया का हाथ पकड़कर घर से निकलने लगी। मैंने सिया को अपने सीने से लगा लिया और कहा, तुम जाना चाहती हो तो जाओ, मगर मेरी बेटी को यहीं छोड़ जाओ। मगर पूजा ने जिद की हद कर दी। उसने शोर मचा दिया और मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लिया और मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि मैं उसे और उसकी बेटी को मारता पीटता हूँ। कानून और समाज हमेशा औरत की बात पर जल्दी यकीन कर लेते हैं, इसीलिए मोहल्ले वालों ने भी पूजा का साथ दिया और वो रोती हुई सिया को ज़बरदस्ती अपने साथ ले गई। सिया रोते हुए मुझे पुकारती रही, पापा मुझे बचा लो, मगर मैं बेबस खड़ा देखता रहा। इस घटना के बाद पूजा ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगाकर तलाक का केस फाइल कर दिया। उसने अदालत में साबित कर दिया कि मैं एक हिंसक इंसान हूँ और चूंकि सिया बहुत छोटी थी, इसीलिए अदालत ने भी बच्चे की कस्टडी पूजा के हवाले कर दी। मैं हर महीने अदालत के चक्कर लगाता ताकि अपनी बेटी की एक झलक देख सकूं, मगर पूजा वहां बड़ी मुश्किल से कुछ मिनटों के लिए आती थी और मुझे सिया से मिलने नहीं देती थी। कुछ ही महीनों में हमारा तलाक हो गया और पूजा सिया को लेकर हमेशा के लिए चली गई। मुझे मेरी मौसी के जरिए मालूम हुआ कि उसने नीरज से शादी कर ली है और वो अब एक बड़े बंगले में रह रही है। इस सदमे ने मुझे अंदर से बिल्कुल तोड़ दिया था। मैंने जीना छोड़ दिया था और दिन रात सिया की याद में रोता रहता था। मेरी माँ मेरी ये हालत देखकर घुलती जा रही थी और उन्होंने ही मुझे संभाला। पिछले 5 सालों से मैं इसी अकेलेपन का दुख झेल रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस औरत ने मुझे इतने गहरे जख्म दिए वो मुझे इस तरह दोबारा बाजार में मिलेगी, और वो भी इतनी बुरी हालत में। अतीत की ये पूरी कहानी मेरी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह घूम गई और मैं वापस हाल के इस बाजार में आ गया जहां सिया अभी तक रोते हुए मेरे कदमों से लिपटी हुई थी और कह रही थी, पापा प्लीज़ दूसरी शादी मत करना वरना मैं अकेली हो जाऊंगी। मैंने देखा कि पूजा दूर खड़ी गुस्से और बेबसी से हमें देख रही थी। उसके चेहरे पर अब वो पुराना घमंड नहीं था, बल्कि एक अजीब सी हार और टूटन थी। मैंने सिया को उठाकर अपने सीने से लगाया तो उसका छोटा सा शरीर सिसकियां ले रहा था। मैंने उसके आंसू पोंछे और उसे चुप करवाया और फिर पूजा की तरफ देखा जिसकी आंखें भी झुकी हुई थी। मैंने सिया को पूजा के हवाले किया और बिना कुछ बोले अपनी माँ का हाथ थामकर घर की तरफ चल दिया। मगर मेरा दिमाग इसी सवाल में उलझा हुआ था कि नीरज के साथ इतने बड़े बंगले में रहने वाली पूजा और मेरी राजकुमारी बेटी सिया आज इस हाल में क्यों थी। मेरी माँ जो गाड़ी में बैठ चुकी थी वो खामोशी से ये सारा मंजर देख रही थी। जब मैंने सिया को गोद में उठाया तो गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते हुए मेरी माँ ने गुस्से से अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया, लेकिन मेरे दिल के अंदर उस वक्त मोहब्बत का एक ऐसा तूफान उठ रहा था जो पूजा के लिए मेरी सारी नफरत पर भारी पड़ चुका था। बाजार की भीड़ हमारे आसपास से गुजर रही थी और लोग हमें हैरानी से देख रहे थे। मैंने सिया को नीचे उतारा लेकिन उसका छोटा सा हाथ अपने हाथ से अलग नहीं किया। पूजा अब हमारे बिल्कुल करीब आ चुकी थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था, आंखें नम थी और उसके पूरे शरीर से मजबूरी और लाचारी टपक रही थी। वो औरत जो कभी अपने हुस्न और घमंड के नशे में चूर रहा करती थी, आज बाजार के एक कोने में खड़ी जिंदगी से हारी हुई लग रही थी। मैंने गहरी सांस ली और अपने अंदर के गुस्से को दबाकर पूजा के सामने जाकर खड़ा हो गया। पूजा ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर और पछतावा था, जैसे वो सोच रही हो कि मैं अभी इस पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दूंगा या इसे बाजार की भीड़ में बदनाम करूंगा। लेकिन मैंने अपनी आवाज़ को जितना हो सके नरम और गंभीर रखा और उससे कहा, पूजा मैं सिया को कुछ घंटों के लिए अपने साथ घर ले जाना चाहता हूँ।
ये सुनते ही पूजा के चेहरे पर घबराहट फैल गई। उसने एकदम सिया का दूसरा हाथ पकड़ने की कोशिश की और मना करते हुए सिर हिलाते हुए कहने लगी, नहीं अजय, ऐसा नहीं हो सकता। सिया कहीं नहीं जाएगी, जे मेरे साथ जाएगी। कानून ने इसकी कस्टडी मुझे दी है और तुम इसे इस तरह मुझसे दूर नहीं ले जा सकते। उसकी आवाज़ में बहुत डर था, जैसे उसे लग रहा हो कि मैं सिया को लेकर हमेशा के लिए भाग जाऊंगा और उससे उसका आखिरी सहारा भी छीन लूंगा। मेरी माँ, जो अब तक खामोशी से सब देख रही थी, वो गाड़ी से उतरकर नीचे आ गई और गुस्से से भड़कते हुए कहने लगी, अजय बेटा, ये तुम क्या पागलपन कर रहे हो? हमारे घर में कुछ दिन बाद शादी है, सोनाली की तैयारियां चल रही हैं और तुम इस मनहूस औरत की बेटी को अपने साथ घर ले जाओगे? छोड़ो इसका हाथ और चलो यहाँ से। लोग हमें देख रहे हैं, बातें बना रहे हैं। माँ की बातें अपनी जगह सही थी, लेकिन मेरा दिल उस वक्त किसी कानून या किसी समाज की बात सुनने को तैयार नहीं था। मैंने माँ की तरफ देखा और धीमी आवाज़ में कहा, अम्मा, ये किसी मनहूस की बेटी नहीं है, ये मेरी सगी बेटी है, मेरी सिया है। मैं इसे 5 साल बाद देख रहा हूँ और मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर मैंने पूजा की तरफ रुख किया, जो सिया का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सिया ने मेरा हाथ इतनी मजबूती से थाम रखा था कि उसकी छोटी सी उंगलियां सफ़ेद पड़ रही थी। पूजा ने सिया से कहा, सिया चलो, मेरे साथ चलो, तुम वहाँ नहीं जाओगी। लेकिन सिया ने अचानक रोना शुरू कर दिया। उसकी सिसकियाँ पूरे बाजार में गूंजने लगी। वो रोते हुए अपनी माँ से विनती करने लगी, मम्मा प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं अपने पापा के साथ जाना चाहती हूँ। मैंने 5 साल से अपने पापा को नहीं देखा। मम्मा प्लीज़ मुझे मत रोको, मैं शाम को वापस आ जाऊंगी। सिया का ये रोना और उसकी तड़प देखकर पूजा का दिल भी पिघलने लगा। उसकी अपनी आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसने देखा कि बच्ची किस तरह अपने बाप के लिए तड़प रही है। पूजा ने मेरी आंखों में देखा, जहाँ एक बाप का तड़पता हुआ दिल साफ नजर आ रहा था। शायद उसके पास अब मुझसे लड़ने की, जहाँ किस्मत से लड़ने की ताकत नहीं बची थी। उसने एक गहरी और ठंडी सांस ली और धीरे से सिया का हाथ छोड़ दिया और मुझसे कहा, अजय इसे शाम तक वापस भेज देना, ये अब मेरी ज़िंदगी का अकेला सहारा है। मैंने हाँ में सिर हिलाया और सिया का हाथ थामे गाड़ी की तरफ बढ़ गया। सिया ने जैसे ही देखा कि उसकी माँ ने उसे जाने की इजाज़त दे दी है, उसके उदास चेहरे पर एकदम खुशी की लहर दौड़ गई और उसने मेरा हाथ और मजबूती से थाम लिया, जैसे उसे डर हो कि अगर उसने हाथ छोड़ा तो ये सपना टूट जाएगा। मेरी माँ ने गुस्से से अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया, लेकिन वो मेरी जिद के सामने मजबूर थी। वो गाड़ी की पिछली सीट पर जाकर बैठ गई। मैंने सिया के लिए गाड़ी का अगला दरवाज़ा खोला और उसे बहुत प्यार से सीट पर बिठाया। अब वो 9 साल की हो चुकी थी। उसका कद बड़ा हो गया था, उसके नक्श साफ हो गए थे, लेकिन उसका चेहरा अब भी वही नन्ही गुड़िया जैसा था, जैसे मैंने अस्पताल में पहली बार अपने हाथों में उठाया था। गाड़ी चलाते हुए मैं बार बार मुड़कर उसकी तरफ देख रहा था, जैसे वो हैरानी और उत्सुकता से गाड़ी की खिड़की से बाहर बदलते हुए नज़ारों को देख रही थी, जैसे वो उन रास्तों को अपने दिमाग में दोबारा ताज़ा कर रही हो जो कभी उसके रोज के रास्ते थे। जब हम घर पहुंचे तो घर का माहौल बहुत ठंडा था। मेरी माँ गाड़ी से उतरी और बिना कुछ कहे सीधी अपने कमरे में चली गई और उन्होंने जोर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मुझे उनके गुस्से और सोनाली के परिवार के डर का पूरा अंदाज़ा था, लेकिन उस वक्त मेरा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ सिया पर था। मैं सिया का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले आया। कमरा पिछले 5 सालों से बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो और पूजा छोड़कर गए थे। मैंने उस कमरे में कोई बदलाव नहीं किया था, क्योंकि मेरी यादें उसी कमरे से जुड़ी थीं। मैंने सिया को बहुत प्यार से बिस्तर पर बिठाया और खुद अलमारी की तरफ बढ़ा। अलमारी के सबसे ऊपर वाले हिस्से में एक पुराना बड़ा सा डिब्बा रखा था, जिस पर धूल जमी हुई थी। मैंने उस डिब्बे को नीचे उतारा और अपने रुमाल से उसकी धूल साफ की। उस डिब्बे के अंदर सिया के बचपन के वो तमाम खिलौने, कपड़े और उसकी छोटी छोटी चीज़ें थीं
जो पूजा के जाने के बाद मैंने एक एक करके संभाल कर रखी थी। मैंने उस डिब्बे का ढक्कन खोला तो उसमें से एक खूबसूरत बड़ी सी गुड़िया निकाली जिसके सुनहरे बाल थे और उसने गुलाबी रंग का कपड़ा पहन रखा था। ये वो गुड़िया थी जो मैंने सिया के तीसरे जन्मदिन पर उसे बड़े चाव से खरीद कर दी थी और वो उससे इतना प्यार करती थी कि सोते समय भी उसे अपने से दूर नहीं करती थी। मैंने वो गुड़िया सिया की तरफ बढ़ाई तो सिया की आंखें हैरानी और खुशी से फैल गई। उसने कांपते हाथों से वो गुड़िया ली, उसे अपने सीने से लगाया और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जिसकी चमक ने मेरे पूरे कमरे को रोशन कर दिया। वो कहने लगी, पापा ये तो मेरी वही गुड़िया है जो उस दिन खो गई थी जब हम यहाँ से गए थे। आपने इसे अभी तक संभाल कर रखा है। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा, उसके बालों को सहलाया और उसके पास बिस्तर पर बैठ गया और बाबुक आवाज में कहा, हाँ सिया, तुम्हारा पापा तुम्हारी हर चीज संभाल कर रखता है क्योंकि मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और मैंने तुम्हें कभी अपने दिल से दूर नहीं किया। सिया ने गुड़िया को अपनी गोद में रखा और अपनी मासूम आंखें उठाकर मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में अब वो डर और झिझक बिल्कुल खत्म हो चुकी थी जो बाजार में पूजा की मौजूदगी में थी। मैंने उसका छोटा सा नाजुक हाथ अपने हाथ में लिया और उससे बातें करने लगा। मैंने उससे पूछा, सिया तुम अब कौन सी क्लास में पढ़ती हो? तो उसने बहुत गर्व से बताया, पापा मैं अब चौथी क्लास में हूँ और मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मैं स्कूल में हमेशा अच्छे नंबर लाती हूँ। मैंने मुस्कुराकर उसके गाल को छुआ और कहा, मेरी बेटी तो बहुत समझदार और लायक हो गई है। फिर मैंने उससे उसकी पसंदीदा चीज़ों के बारे में पूछा कि वो आजकल क्या खाती है और क्या खेलती है। वो बहुत मासूमियत से अपनी सहेलियों, स्कूल के टीचर्स और अपनी छोटी छोटी बातों को बताने लगी। उसकी आवाज़ मेरे कानों में किसी मीठे गीत की तरह रस घोल रही थी। मुझे लग रहा था कि पिछले 5 साल का सारा अकेलापन और उदासी एक पल में ख़त्म हो गई है और मेरा उजड़ा हुआ घर फिर से बस गया है। बातें करते करते अचानक मेरे दिमाग में वो सवाल आया जो मुझे बाजार में उन दोनों की हालत देखकर लगातार बेचैन कर रहा था। पूजा का वो हाल, सिया के फटे हुए कपड़े और टूटी हुई चप्पल मेरे दिमाग में बार बार घूम रही थी। मैंने अपनी आवाज़ को बहुत नरम और आम रखने की कोशिश की ताकि बच्ची पर कोई दबाव ना पड़े और सिया से पूछा, सिया मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे वो दूसरे पापा कैसे हैं? वो तुम्हारा ख्याल रखते हैं ना? तुम्हें अच्छे अच्छे कपड़े, खिलौने और चीज़ें लाकर देते हैं ना? नीरज अंकल तुम्हें बहुत प्यार करते होंगे ना? ये सुनते ही सिया के चेहरे के भाव एक सेकंड में बिल्कुल बदल गए। उसके चेहरे की वो मासूम मुस्कान गायब हो गई और उसने बहुत हैरानी और उलझन से मेरी तरफ देखा, जैसे उसे मेरी बात का मतलब ही समझ ना आया हो। उसने गुड़िया को एक तरफ रखा और अपने छोटे छोटे हाथों से मेरा हाथ दबाते हुए कहने लगी, पापा आप ये क्या कह रहे हैं? मेरे तो कोई दूसरे पापा नहीं हैं, मेरे सिर्फ एक ही पापा हैं और वो आप हैं। मैं सिया की ये बात सुनकर सन रह गया। मेरी आंखें हैरानी से फैल गई और मैंने घबराकर पूछा, सिया तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हारी मम्मा ने नीरज अंकल से शादी की थी ना? तुम लोग इतने बड़े बंगले में रहने गए थे ना? वो तुम्हारे नए पापा हैं ना? सिया ने मना करते हुए सिर हिलाया और उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक बार फिर आंसू तैरने लगे। उसने अपनी सिसकियां रोकते हुए कहा, नहीं पापा, मम्मी ने किसी से शादी नहीं की और ना ही हम किसी बंगले में रहते हैं। हम तो शहर के एक बहुत गंदे और छोटे से किराए के कमरे में रहते हैं जहाँ हर वक्त अंधेरा होता है। मम्मी दिन रात लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती हैं और उनके कपड़े धोती हैं, तब जाकर हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है। नीरज अंकल तो बहुत बुरे इंसान थे, वो तो मम्मा को हमेशा धमकाया करते थे। सिया की ये बातें मेरे कानों में किसी हथौड़े की तरह लग रही थी और मेरे पूरे शरीर पर एक ठंडापन छा गया। मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया था। मैंने सिया के दोनों कंधे पकड़ लिए और तड़प कर पूछा, सिया तुम ये क्या कर रही हो? मुझे साफ साफ बताओ, सच क्या है?
वहाँ क्या हुआ था? सिया ने रोते हुए बताया, पापा हम तो यहाँ से निकलकर एक छोटे से घर में ही गए थे। हाँ, नीरज अंकल वहाँ रोज आया करते थे और वो रोज शराब पीकर आते थे और मम्मा को बहुत धमकियाँ देते थे। उन्होंने मम्मा से शादी नहीं की थी। उनके और मम्मा के बीच क्या बात हुई थी ये तो मुझे ठीक से नहीं पता, मगर मुझे इतना ज़रूर पता है कि वो बहुत बुरे आदमी थे। उन्होंने मम्मा को बहुत तकलीफ़ पहुंचाई थी। मम्मा ने कुछ समय बाद घर बदल लिया था और फिर नीरज अंकल का हमारे घर आना बंद हो गया था। मम्मा तो आपको हर वक्त याद करती है और कहती है कि मैंने अपने अच्छे पति के साथ बहुत बुरा किया। ये भगवान की तरफ से मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा मिली है। सिया की ये दर्दनाक कहानी सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई और मेरे सामने अतीत का वो सारा सच एकदम बदल गया जिसे मैं पिछले 5 सालों से सच समझकर पूजा से नफरत कर रहा था। मुझे एहसास हुआ कि पूजा बेवफा जरूर थी, लेकिन वो किसी बहुत बड़े खतरनाक चाल का शिकार हुई थी जिसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन इस सब के पीछे असल कहानी क्या थी और नीरज ने ये सब क्यों किया, ये अभी तक एक ऐसा राज था जो मेरे सामने खुलना बाकी था। तभी कमरे के दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई और मेरी माँ गुस्से से तिल मिलाती हुई अंदर दाखिल हुई। उनके हाथ में मेरा मोबाइल फ़ोन था जिसकी स्क्रीन पर सोनाली का नाम चमक रहा था। माँ ने चिल्लाकर कहा, अजय ये देखो तुम्हारी होने वाली पत्नी सोनाली का फ़ोन कब से बज रहा है। वो शादी के कार्ड्स के सिलसिले में तुमसे बात करना चाहती है और तुम यहाँ इस लड़की को लाकर बैठे हो। पता नहीं इसकी माँ ने क्या जादू करके भेजा है कि तुम अपनी शादी की खुशियाँ भूलकर यहाँ बैठ गए हो। मैंने माँ की तरफ देखा और फिर सिया के पीले चेहरे को देखा जो मेरी माँ के गुस्से से डरकर बिस्तर के कोने में दब गई थी। मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास जागा और मुझे लगा कि अब मुझे इस सच्चाई की तह तक पहुंचना ही होगा। आखिर 5 साल पहले पूजा के साथ ये सब कुछ किसने और क्यों किया था। अगर नीरज को उससे प्यार नहीं था और वो उससे शादी नहीं करना चाहता था तो फिर उसने हमारा रिश्ता क्यों ख़त्म करवाया था। मैंने माँ के हाथ से अपना मोबाइल फ़ोन ले लिया जिसकी स्क्रीन पर सोनाली का नाम लगातार चमक रहा था और उसकी रिंग ट्यून मेरे पूरे कमरे में एक अजीब सा शोर पैदा कर रही थी। मैंने गहरी सांस ली और उंगली से स्क्रीन को स्वाइप करके फ़ोन अपने कान से लगाया। दूसरी तरफ से सोनाली की तेज और शिकायत भरी आवाज़ आई, अजय तुम कहाँ हो? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। कार्ड्स वाले ने दुकान बंद करनी है और हमें शादी के कार्ड्स का फाइनल डिज़ाइन देखकर ऑर्डर देना है। तुमने तो कहा था कि तुम बस आधे घंटे में बाजार से फ्री होकर आ जाओगे, फिर इतनी देर क्यों हो गई? मैंने बिस्तर के कोने में सहमी हुई बैठी सिया की तरफ देखा जो अपनी 9 साल की उम्र के हिसाब से बहुत छोटी और मासूम लग रही थी और उसके हाथ में अब भी वही पुरानी गुड़िया थी। मैंने अपनी आवाज़ को जितना हो सका शांत रखने की कोशिश की और सोनाली से कहा, सोनाली मैं अभी कार्ड्स वाले के पास नहीं आ सकता। दरअसल बाजार में मुझे अचानक मेरी बेटी सिया मिल गई थी और मैं उसे कुछ घंटों के लिए अपने साथ घर लेकर आया हूँ। वो पिछले 5 साल से मुझसे दूर थी, इसीलिए मैं अभी उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। ये सुनकर ही दूसरी तरफ जैसे एकदम खामोशी छा गई और फिर अगले ही सेकंड सोनाली का गुस्सा लावे की तरह फट पड़ा। उसकी आवाज़ इतनी तेज हो गई कि मुझे फ़ोन कान से दूर करना पड़ा। वो चीखते हुए कहने लगी, क्या मतलब है तुम्हारा? अजय तुम इस लड़की को अपने घर ले आए हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हमारी शादी में सिर्फ 4 दिन बाकी हैं और तुम इस मनहूस औरत की बेटी को घर लाकर बैठ गए हो। तुमने मुझसे पूछे बिना ये फैसला कैसे कर लिया? फ़ौरन उस लड़की को वहाँ से भगाओ और मेरे पास आ जाओ। मुझे कार्ड्स फाइनल करने हैं। सोनाली का ये लहजा और मेरी बेटी के लिए ऐसे शब्द सुनकर मेरे अंदर एकदम गुस्से की लहर दौड़ गई। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि जो लड़की ऊपर से इतनी समझदार लगती है वो अंदर से इतनी कड़वी और निर्दयी हो सकती है। मैंने बिना कोई लंबी बात किए सर्द आवाज़ में कहा, सोनाली वो मेरी बेटी है, कोई फालतू लड़की नहीं है और मैंने कह दिया ना कि मैं अभी नहीं आ सकता। और ये कहकर मैंने फ़ौरन फ़ोन काट दिया
और मोबाइल को बिस्तर पर फेंक दिया। मेरी माँ ने जब ये देखा तो उन्होंने गुस्से से अपने हाथ हवा में लहराए और कहने लगी, अजय ये तुमने बहुत बुरा किया, तुमने अपनी होने वाली पत्नी का दिल दुखाया है। इस बच्ची के चक्कर में तुम अपना बसा बसाया घर दोबारा उजाड़ दोगे। मैं तुम्हें कह रही हूँ कि इस लड़की को अभी के अभी इसकी माँ के पास छोड़कर आओ, वरना बहुत नुकसान हो जाएगा। मैंने माँ की तरफ देखा और कहा, अम्मा भगवान के लिए बस कर दीजिए, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं सिर्फ अपनी बेटी को अपने पास लाया हूँ। लेकिन माँ ने मेरी एक ना सुनी और वो बुदबुदाती हुई कमरे से बाहर निकल गई। मैं दोबारा सिया के पास बिस्तर पर बैठ गया। उसका चेहरा अब और ज़्यादा पीला हो चुका था और वो डर से हाँफ रही थी। उसने रोते हुए मुझसे कहा, पापा क्या मेरी वजह से आपकी लड़ाई हो रही है? क्या मैं बहुत बुरी हूँ? मैंने फौरन उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं मेरी गुड़िया, तुम बहुत अच्छी हो, तुम दुनिया की सबसे प्यारी बच्ची हो, कोई लड़ाई नहीं हो रही, तुम बस आराम से बैठो और अपनी गुड़िया से खेलो। अभी 15-20 मिनट ही गुजरे होंगे कि अचानक हमारे घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी और उसके फौरन बाद हॉल का बड़ा दरवाज़ा जोर से खुला। मेरे कमरे का दरवाज़ा पहले ही आधा खुला था और अगले ही पल सोनाली तूफान की तरह कमरे के अंदर दाखिल हुई। उसका चेहरा गुस्से से लाल था और उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी। उसने कमरे में आते ही ना मेरी माँ को देखा और ना मुझे, बल्कि उसकी सीधी नज़र बिस्तर पर बैठी सिया पर पड़ी। सोनाली ने एक लंबा कदम भरा और बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़कर सिया का नाजुक बाजू इतनी जोर से पकड़ा कि सिया के मुंह से एक चीख निकल गई। सोनाली ने उसे झटका दिया और उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा लाकर बहुत खतरनाक अंदाज में धमकाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? निकल जाओ यहाँ से, अभी के अभी निकल जाओ, वरना मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। तुम और तुम्हारी माँ भिखारी हो और भिखारियों की जगह सड़क पर होती है। हमारे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। मासूम सिया उस अचानक हमले और सोनाली के खतरनाक चेहरे को देखकर बुरी तरह कांपने लगी। उसके हाथ से वो गुड़िया छूटकर नीचे गिर गई और वो जोर जोर से रोने लगी। सोनाली का ये बेरहम रूप देखकर मेरे तन बदन में आग लग गई। मैंने आगे बढ़कर सोनाली का हाथ सिया के बाजू से झटका और उसे पीछे धकेल दिया। सोनाली लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हटी और हैरानी से मुझे देखने लगी। मैंने गुस्से से कांपती हुई आवाज़ में कहा, सोनाली तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की और उसे इस तरह धमकाने की? तुम होती कौन हो मेरे घर में आकर मेरी बेटी को निकालने वाली? ये मेरा घर है और ये मेरी सगी बेटी है। वो यहाँ किसी भीख के लिए नहीं आई, बल्कि अपने बाप के पास आई है, और वो भी सिर्फ कुछ घंटों के लिए। तुम अभी इस घर की मालकिन नहीं बनी हो जो यहाँ फैसले करना शुरू कर दो। सोनाली ने अपने हाथ कमर पर रखे और चिल्लाते हुए कहने लगी, हाँ मैं इस घर की मालकिन बनने वाली और मैं इस मनहूस साये को अपने घर के आसपास भी नहीं देखना चाहती। अजय तुमने मेरी फ़ोन पर बात काटी और इस लड़की की खातिर मुझसे बदतमीजी की। तुम भूल रहे हो कि मैं कौन हूँ। तभी मेरी माँ बाहर से भागती हुई कमरे में दाखिल हुई। उन्होंने जब सोनाली को इतने गुस्से में देखा तो वो घबरा गई और फौरन सोनाली के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा और बहुत मीठे लहजे में कहने लगी, अरे सोनाली बेटा तुम क्यों गुस्सा कर रही हो? अजय तो पागल हो गया है। तुम चलो मेरे साथ चलो। तुम इस कमरे में क्यों अपना खून जला रही हो? मेरे कमरे में बैठो, मैं तुम्हें चाय पिलाती हूँ और हम आराम से बात करते हैं। सोनाली ने मुझे एक आखिरी नफरत भरी नज़र से देखा और मेरी माँ के साथ पैर पटकती हुई कमरे से बाहर निकल गई। मैं तुरंत घुटनों के बल बिस्तर के पास बैठ गया जहाँ सिया बुरी तरह सिसकियाँ ले रही थी। उसका पूरा शरीर डर के मारे कांप रहा था और वो बिस्तर की चादर को अपने छोटे छोटे हाथों में जकड़े हुए थी। मैंने उसे जल्दी से गले से लगा लिया और उसकी पीठ को थपथपाने लगा। मैंने बहुत प्यार और नरमी से उससे कहा, सिया मेरी जान, सिया मेरी प्यारी बेटी, चुप हो जाओ, देखो कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। वो आंटी बस गुस्से में थी। तुम्हारे पापा यहाँ है ना?
जब तक मैं तुम्हारे पास हूँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। तुम बिल्कुल मत डरो, देखो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सिया का रोना बंद नहीं हो रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने रोते हुए अपने छोटे छोटे हाथ मेरे गले में डाल दिए और हिचकियाँ लेते हुए कहने लगी, पापा मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे फ़ौरन घर छोड़ दो। वो आंटी बहुत बुरी हैं, वो मुझे मारेंगी। मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। पापा प्लीज़ मुझे अभी घर छोड़ दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। सिया की ये तड़प और उसका डर देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि मैं उसे खुशी देने के लिए यहाँ लाया था, लेकिन मैंने उसे उल्टा एक नया सदमा दे दिया। मैंने उसके आंसू पोंछे और उसके चेहरे को चूमकर कहा, ठीक है मेरी गुड़िया, मैं तुम्हें अभी घर छोड़ने जा रहा हूँ। तुम बस अपने आंसू साफ करो, मैं अभी गाड़ी की चाबी लेकर आता हूँ। मैं बिस्तर से उठा और नीचे गिरी हुई गुड़िया उठाकर दोबारा उसकी गोद में रखी और उसे दिलासा देकर कमरे से बाहर निकल आया ताकि मैं माँ को बता सकूं कि मैं सिया को वापस छोड़ने जा रहा हूँ। जैसे ही मैं हॉल से गुजरकर माँ के कमरे की तरफ बढ़ा तो मुझे माँ के कमरे के आधे खुले दरवाजे से अंदर आती हुई आवाज़ें सुनाई दी। वहाँ माँ और सोनाली बहुत धीमी लेकिन गुस्से भरी आवाज़ में बातें कर रही थी। मैंने अपने कदम वहीं रोक लिए और दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया क्योंकि सोनाली के मुंह से निकलने वाले कुछ शब्दों ने मेरे कान खड़े कर दिए। सोनाली मेरी माँ से कह रही थी, आंटी आपको अंदाज़ा भी है कि अगर अजय को पूजा और इस बच्ची की सच्चाई का पता चल गया तो क्या होगा। आपने मुझसे वादा किया था कि आप अजय को कभी पूजा के करीब नहीं जाने देंगी। पिछले 5 साल से हमने अजय के दिल में पूजा के खिलाफ जो नफरत डाली है वो इस एक लड़की की वजह से कुछ मिनटों में ख़त्म हो सकती है। और अगर अजय को ये पता चल गया कि 5 साल पहले पूजा को नीरज के जाल में फंसाने वाली मैं थी और इस सब में आपने मेरा साथ दिया था तो अजय हम दोनों को इस घर से धक्के देकर निकाल देगा। ये सुनते ही मेरे सिर पर जैसे आसमान टूट पड़ा और मेरी आंखों के सामने एकदम अंधेरा छा गया। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई और मेरा पूरा शरीर बर्फ़ की तरह ठंडा हो गया। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि मैं ये क्या सुन रहा हूँ। सोनाली की आवाज़ दोबारा गूंजी, आंटी आप भूल गई कि जब पूजा और अजय की शादी हुई थी तो मैं अजय को पसंद करती थी, लेकिन आपने पूजा से उसकी शादी करवा दी थी। देखा ना आपने कैसे उस पूजा ने अपने इशारों पर नचाया आपके बेटे को और आपको एक कोने में लगा दिया। अगर मैं बीच में ना आती तो आज वो पूजा आपको किसी वृद्धाश्रम में फेंक चुकी होती। इसीलिए जब मुझे मौका मिला तो मैंने नीरज को इस्तेमाल करके पूजा के फ़ोन पर मैसेज करवाए, उसके घर के चक्कर लगवाए और अजय के दिल में शक का ऐसा बीज बोया कि उसने खुद पूजा को घर से निकाल दिया। और इस सब में आपने मोहल्ले वालों के सामने पूजा को बदचलन साबित करने में मेरा पूरा साथ दिया था ताकि अजय पूजा से हमेशा के लिए नफरत करे। और अब जब मेरी और अजय की शादी होने वाली है और मैं इस जायदाद की मालकिन बनने वाली हूँ तो आप इस लड़की को घर में घुसने दे रही हैं। अगर इस लड़की ने अजय को कुछ भी सच बता दिया तो हमारा सारा प्लान मिट्टी में मिल जाएगा। आपको पता है ना इस काम के लिए मैंने नीरज को कितनी मुश्किल से राजी किया था। मेरी माँ की आवाज़ आई जो बहुत घबराई हुई थी। वो कह रही थी, अरे सोनाली बेटा तुम फिक्र मत करो, अजय पूजा की बात पर कभी यकीन नहीं करेगा। मैंने खुद अजय के कान भरे हैं कि पूजा एक बेवफा औरत है। वो बच्ची तो बस आज आ गई है, अजय उसे अभी छोड़ आएगा। तुम बस खामोश रहो और शादी की तैयारियों पर ध्यान दो। अजय को कुछ पता नहीं चलेगा, वो तो यही समझता है कि नीरज और पूजा की शादी हो गई है और ये इतनी सी बच्ची ये सब कभी अपने बाप को नहीं बताएगी कि हमने उसकी माँ के साथ कैसा खेल खेला है। माँ और सोनाली की ये पूरी बातचीत सुनकर मेरे अंदर जैसे भूकंप आ गया। पिछले 5 साल से मैं जिस झूठ को सच मानकर जी रहा था, जिस नफरत की आग में जल रहा था, वो सब एक सोची समझी साजिश थी। और सबसे बड़ा झटका ये था कि इस साजिश में मेरी अपनी सगी माँ शामिल थी,
जिसने अपने बेटे की खुशियों का गला घोंट दिया सिर्फ सोनाली की जिद के लिए। पूजा बेगुनाह थी, वो किसी अफेयर में नहीं थी, बल्कि उसे फंसाया गया था। और मेरी मासूम बेटी सिया, जिसने बचपन से अब तक सिर्फ दुख झेले थे, वो मेरी अपनी नादानी की वजह से उस हाल में थी। मेरे अंदर का गुस्सा अब एक खतरनाक तूफान की शक्ल ले चुका था, लेकिन मैंने अपने जज्बात पर काबू रखा, क्योंकि मुझे अब उन दोनों को उनके अंजाम तक पहुंचाना था। मैंने गहरी सांस ली और दीवार से पीठ हटाई और बहुत खामोशी से वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जहां सिया मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने कमरे में जाकर सिया का हाथ पकड़ा और बहुत गंभीर आवाज में कहा, चलो सिया, मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मा के पास छोड़ने जा रहा हूँ और अब वक्त आ गया है कि मैं खुद पूजा से मिलूं। मैं सिया का हाथ थामे अपने कमरे से बाहर निकल आया और सीधा गाड़ी की तरफ बढ़ा। मेरी माँ और सोनाली अभी तक उसी कमरे में बैठी अपनी साजिशों के जाल बुन रही थी, लेकिन अब मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी थी। मेरा दिल उनकी सच्चाई जानकर बिल्कुल पत्थर हो चुका था। मैंने सिया को गाड़ी की अगली सीट पर बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। सिया ने रास्ते भर मुझसे कोई बात नहीं की, वो बस अपनी उस पुरानी गुड़िया को सीने से लगाए खिड़की से बाहर देखती रही और मैं अपने अंदर उठने वाले पछतावे के तूफान से लड़ता रहा। कुछ मिनटों के सफ़र के बाद सिया ने शहर के एक बहुत ही तंग और अंधेरे मोहल्ले की तरफ इशारा किया, जहां कच्चे और छोटे छोटे मकान बने हुए थे। गाड़ी एक बहुत साधारण से कमरे के सामने जाकर रुकी। सिया ने धीरे से कहा, पापा हम पहुंच गए। मैं गाड़ी से उतरा और सिया का हाथ पकड़कर उस छोटे से कमरे के अंदर दाखिल हुआ, जहां सामने ही पूजा जमीन पर बैठी किसी के कपड़े सी रही थी। जैसे ही उसने दरवाजे पर हमारी आहट सुनी, उसने चौंक कर ऊपर देखा और मुझे वहां खड़ा पाकर वो फौरन खड़ी हो गई। उसकी आंखों में एकदम डर, पछतावा और आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। मैंने सिया से प्यार से कहा, सिया तुम जरा बाहर गली में खेलो, मुझे तुम्हारी मम्मा से कुछ बात करनी है। सिया के बाहर जाते ही मैंने पूजा की तरफ देखा और बहुत धीमे लहजे में कहा, पूजा मुझे सब मालूम हो चुका है। मैंने अपनी माँ और सोनाली की बातें खुद अपने कानों से सुन ली हैं। ये सुनते ही पूजा के पैरों तले से जैसे ज़मीन निकल गई। वो वहीं ज़मीन पर बैठ गई और उसने अपने चेहरे को दोनों हाथों में छुपाकर ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। उसकी सिसकियाँ उस छोटे से कमरे की दीवारों को हिला रही थी। वो रोते हुए कहने लगी, अजय मुझे माफ़ कर दो, मैं गुनहगार हूँ। हाँ, ये सच है कि सोनाली और तुम्हारी माँ ने नीरज को मेरे पीछे लगाया था, लेकिन गलती मेरी भी थी। नीरज ने मुझसे संपर्क किया और वो अपनी झूठी मोहब्बत में मुझे बहकाने में कामयाब हो गया था। मैं उसकी मीठी बातों में आकर बाके बहक गई थी। मुझे लगा था कि वो मुझे तुमसे बेहतर ज़िंदगी देगा। मैंने तुम्हारे सच्चे प्यार की कदर नहीं की और तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। अजय, भगवान ने मुझे मेरे इसी गुनाह की सज़ा दी है कि नीरज ने मुझे सड़क पर फेंक दिया। मैं पिछले 5 साल से रोज़ रात को रोती हूँ और तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। पूजा को इस तरह तड़पते और अपनी गलती का इजहार करते देखकर मेरे अंदर की जली हुई नफ़रत धीरे धीरे ठंडी हो गई। मैंने एक गहरी सांस ली और कहा, पूजा, तलाक तो हमारा हो चुका है और जो वक्त गुजर गया है वो वापस नहीं आ सकता। लेकिन मैं एक इंसान और एक बाप होने के नाते तुम्हें तुम्हारे इस पछतावे पर माफ़ करता हूँ। उस घटना के अगले ही दिन मैंने पूजा और सिया को उस गंदे मोहल्ले से निकाला और शहर के एक अच्छे और साफ़ सुथरे इलाके में एक बेहतरीन घर किराए पर लेकर उन्हें वहाँ शिफ्ट कर दिया। मैंने सिया का स्कूल में दाखिला करवाया और उसकी पढ़ाई और ज़िंदगी का सारा खर्च खुद अपने जिम्मे ले लिया, ताकि मेरी बेटी को कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। लेकिन मैं पूजा को दोबारा अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं कर सकता था, क्योंकि टूटा हुआ शीशा कभी जुड़ नहीं सकता। अब बारी थी मेरी माँ और सोनाली की। मैं वापस अपने घर पहुँचा, जहाँ शादी की तैयारियाँ जोरों पर थी। मैंने सोनाली को फ़ोन करके फ़ौरन बुला लिया
और सबके सामने शादी का जोड़ा उसके मुंह पर मारते हुए कहा, सोनाली, मुझे तुम्हारी और मेरी माँ की सारी सच्चाई मालूम हो चुकी है, इसीलिए ये शादी अब कभी नहीं होगी। तुम अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। सोनाली ने बहुत चालाकियां दिखाने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने उसे बताया कि मैंने उनकी सारी बातें खुद सुनी हैं तो वो शर्मिंदा होकर वहाँ से चली गई। सोनाली के जाने के बाद मेरी माँ रोती हुई मेरे पास आई और कहने लगी, अजय बेटा, मेरी बात सुनो, मैंने जो कुछ किया तुम्हारे लिए किया। मैं तो बस सोनाली को इस घर में लाना चाहती थी। मैंने माँ की तरफ देखा, जिनकी आंखें अब आंसुओं से भरी थी, और बहुत सर्द आवाज में कहा, अम्मा, आपने जो कुछ किया वो मेरे लिए नहीं बल्कि अपनी जलन की वजह से किया। आप जलती थी पूजा से क्योंकि मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था और आपको लगता था कि बहू के आने से बेटे पर आपका हक कम हो गया है। इसी जलन में आपने मेरा हंसता बसता घर उजाड़ दिया और मुझे जीते जी मार दिया। अब आपकी इच्छा पूरी हो गई है। मैं सोनाली से शादी नहीं कर रहा और ना ही अब मेरी ज़िंदगी में कोई और औरत आएगी। मैं अब सारी ज़िंदगी अकेला रहूँगा और इसी अकेलेपन को अपना मुकद्दर बना लूँगा। मेरी ये बात सुनकर मेरी माँ के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो अपने इकलौते बेटे को इस तरह जिंदा लाश बनते देखकर बुरी तरह परेशान हो गई और रोने लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उनकी जलन ने मेरे घर की खुशियाँ हमेशा के लिए बर्बाद कर दी थी। सोनाली के जाने के बाद घर में अजीब सी खामोशी छा गई थी। दीवारों पर लगे शादी के बैनर, कार्ड्स के बंडल, मिठाई के डब्बे सब बेकार पड़े थे। मेरी माँ अपने कमरे में बंद थी। 3 दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया था। मैं हर शाम सिया और पूजा से मिलने जाता। सिया अब नए घर में खुश थी, नए स्कूल में उसका नाम टॉप पर आ रहा था और पूजा दिन रात मेहनत करके अपना और सिया का खर्चा चलाने की कोशिश करती। मैंने उसे 10 बार कहा, तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो मानती ही नहीं थी। कहती, अजय जी, अपने पैरों पर खड़े होना सीखना है। आपने हमें घर दे दिया, यही बहुत है। 1 महीने बाद एक रात करीब 11 बजे मेरे फ़ोन पर पूजा का कॉल आया। आवाज़ कांप रही थी, अजय जी, सिया को बहुत तेज़ बुखार है, 104 डिग्री, अस्पताल ले जाना है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं 10 मिनट में उनके घर पहुंचा। सिया बेहोश सी मेरी गोद में थी। पूजा रो रही थी। हम सीधा बड़े अस्पताल भागे। डॉक्टर ने कहा निमोनिया हो गया है, तुरंत एडमिट करना पड़ेगा। उन 3 रातों में मैं अस्पताल से एक पल के लिए भी नहीं हिला। पूजा भी मेरे साथ कुर्सी पर बैठी, सिया का हाथ पकड़े रही। हम दोनों ने चाय तक नहीं पी, सिर्फ सिया को देखते रहे। तीसरे दिन सुबह सिया ने आंखें खोली और सबसे पहले कहा, पापा मम्मा, आप दोनों साथ हो। उसकी ये एक लाइन ने मेरे और पूजा के दिल को चीर दिया। उसी दिन शाम को मेरी माँ भी अस्पताल आ गई। उन्होंने सिया का माथा चूमा और पहली बार पूजा की तरफ देखा। आंखों में आंसू थे। बोली, बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मैंने अहंकार में आकर अपना घर उजाड़ दिया। पूजा चुप रही, फिर धीरे से बोली, अम्मा जी, जो हो गया सो हो गया। अब सिया की खुशी ही सब कुछ है। माँ ने मेरा हाथ पकड़ा। बेटा, मैं जानती हूँ तुम अब शादी नहीं करोगे, लेकिन क्या तुम पूजा और सिया को वापस घर ले आओगे? घर बहुत सूना है। मैंने पूजा की तरफ देखा। पूजा ने नज़रें झुका ली। मैंने कहा, अम्मा, पूजा मेरी पत्नी नहीं रही, लेकिन सिया मेरी बेटी है और सिया की माँ की इज्जत मेरी जिम्मेदारी है। अगर पूजा चाहे तो वो अलग घर में इज्जत से रह सकती है और मैं हर महीने उसका और सिया का खर्च दूंगा। साथ रहना अब मुमकिन नहीं है। भरोसा एक बार टूट जाए तो सीख, गलती सबसे होती है, लेकिन गलती मानकर सुधर जाना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। और बेटी तो बाप के लिए भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा होती है। तो दोस्तों, अगर आप अजय की जगह होते तो क्या करते? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।